को फांसी दे दी गई है। और इसराइल की इस जंग में यमन के बाद अब अफगानिस्तान का ईरान का साथ देने का ऐलान। ट्रंप ने भी खामोशी तोड़ी। ईरान इसराइल के तीसरे दिन की अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल कैसे चल रहा है और इसराइल ईरान के खिलाफ ज़ाहिया डॉक्ट्रेन पर अमल क्या करने जा रहा है, ये तफसील भी बड़ी अहम है। और ट्रंप के कत्ल की भी बहुत बड़ी साजिश इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या बताया। और पाकिस्तान में खान के 9 मई के केसेस में जमानत की समाअत भी है, पॉलीग्राफिक टेस्ट का मामला भी है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ अंदरूनी खाना मामलात क्या चल रहे हैं, ये मंजूरी में हुकूमत को क्या खतरा हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े केसेस हैं मखसूस नशिस्तों के और जजेस की सीनियरिटी के, ये इसकी भी बात करेंगे। और मरियम नवाज के पास एयरफोर्स का जहाज़ कैसे आ गया। चचा भी भतीजी की तरह, चचा भतीजी दोनों खाल उतार रहे हैं। बजट आज पंजाब का पेश होना है, 12 करोड़ की आबादी पर महंगाई शरीफ मिसाइल भी करेंगे, तफसील उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम मामला जो इस वक्त आपको पता है 4 या 5 बजे आपके पास ये वीलॉग आएगा, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स जो ईरान के हवाले से जो 120 मिसाइल मारे गए उसका इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान। एक तो एयर डोम उनका थक गया मिसाइल रोक रोक के, अरब ममालिक भी थक गए हैं मिसाइल रास्ते में रोक रोक के गिरा गिरा के। ईरानी मिसाइल अब निशाने पर ठीक ठाक लगते हुए नजर आ रहे हैं। राफेल मिलिट्री कंपनी को जो रात निशाना बनाया गया, इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फॉक्स न्यूज़ ने इसकी बाकायदा तस्वीर जारी की, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तस्वीर आ रही है। अच्छा, सब सोचते हैं ये क्यों इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबरें हैं हमारे लिए, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा, आपको पता है हमारी तरह जो 50 के करीब लोग होने वाले हैं ऊपर नीचे, ये जिंदगी में हम लोग उम्मत मुस्लिमा को ही मार खाते थे। कभी गजा में हमने मलबे के ढेर देखे, कभी लेबनान में हमने लाशें देखी, कभी इराक में हम जलता हुआ देखा, कभी अफगानिस्तान को तबाह देखा, कभी बोस्निया, कभी चेचनिया, सारी जिंदगी हम लोगों ने यही सब कुछ देखा। शहादतें, तबाही, बर्बादी, ये वीडियोस। इस्लामी दुनिया हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि मगरबी दुनिया भी सोच नहीं सकती थी कि इसराइल के अंदर तेल अवीव में ऐसे आग लगेगी, यरूशलेम ऐसे जलता हुआ नजर आएगा, हाइफा में ऐसे रिफाइनरियां तबाह होती नजर आएंगी, मिलिट्री तनसीबात, सरकारी तनसीबात, वहां पे ऐसे चीखों पुकार होगी, इसराइल में ऐसे लोग भागते हुए नजर आएंगे। बंदे वो भी लोग मासूम ही है, देखिए उनको भी इन जंग से तो कोई लेना देना नहीं, वो भी आम लोग हैं। लेकिन जिस तरह हम गजा में अपनी आंखें नाम करते थे, अकेले बैठ के चीखते चलाते रोते थे, हमें ये कभी सोच में भी नहीं था कि हम इस तरह ये मनाजिर इसराइल वाली तरफ भी देखेंगे। आज देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और ये सब कुछ ईरान इसराइल के अभी देखें, उन्होंने मकबूजा इलाका छोड़ने का इसराइल को हुक्म दिया ईरान ने, नफरमानी करोगे ये लो हदफ आया। पहले हमेशा इसराइल का हुक्म आता था, आज इसराइल की फिजाओं में हमें वो बरकी कुमकुमे चमकते नजर आ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं चीन मदद कर रहा है, मैं नहीं मानता इसमें, अंदरूनी खाना शायद के हथियारों में कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इसमें इसराइली मीडिया और मगरबी मीडिया ये जो आज की खबरें दे रहे हैं कि 10 से 18 लोगों की वहाँ हलाकतें हुई हैं, तेल अवीव में भी, हाइफा में भी और यरूशलेम में भी नुकसान हुआ। इसराइल ने जो ईरान के अल-कुद्स फोर्स पर जो अभी हमला किया, वहाँ भी 224 के करीब शहादतें अब तक हुई है, नंबर्स मीडिया बता रहे हैं। तनसीबात का भी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम लोग तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, हमें आदत हो गई है कि शहादतों का भी हमें अब नजर नहीं आता, इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम लोग। मतलब ये देख देख के अब आप फलस्तीन की पोस्ट में आपको देखें, लोग देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अलबत्ता इसराइल का जो नजर आ रहा है वो सब देखते हैं। लोगों को ये तवक्को नहीं थी, इसीलिए देख रहे हैं कि यार इतना कुछ हो रहा है। अभी तो मैं आगे चल के आपको जो बताता हूँ कि ये मुनफरिद जंग क्यों बन रही है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे, उनकी मजबूरियां होंगी। ये चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान समेत इन्हें इस जंग में बिलवास्ता बिलावास्ता कूदना पड़ेगा। अभी बड़ी हैवी किस्म की जो मूवमेंट नजर आ रही है, एक तो सफारती सतह पे, और अब जो अफगानिस्तान की तरफ से ऐलान आया अमेरिका को साफ साफ वार्निंग कि 20 साल तक हम आपसे लड़ने का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। ईरान के खिलाफ अपने इत्तेहाद बनाया, अमेरिका ने मुदाखलत की, हमला किया, तो फिर हम भी ईरान के साथ खड़े हैं। ये उस मुल्क की तरफ से धमकी है जो 20 साल 127 ममालिक से लड़ चुके, बड़ा वसी तजर्बा है। ईरानी कमांडर ने भी जो बयान दिया ना कि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान मिलकर एक महाज बनाए, बज़ाहिर ज़ाहिर बड़ा मुश्किल नजर आता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ईरान को चाहिए कि ऐलान कर दें कि DHA की तामीर के लिए वो 200 एकड़ ज़मीन दे देंगे, तो शायद उसके बदले में इसराइल के खिलाफ उन्हें ताउन मिल जाए, वरना पाकिस्तान से ताउन मिलना बड़ा मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि यहाँ तो तेल की स्मगलिंग का सारा मामला है ईरान से, जिस पे भी बैन है। बहरहाल उसके साथ हट के मैं भी जी ट्रैक हो गया। इस वक्त दोनों ममालिक की सूरत हाल ये कि ना तो फुल स्केल जंग शुरू हो सकती है, मतलब जिसमें आपको नेवी नजर आए, ग्राउंड पे फौजी नजर आए, या आर्टिलरी इस्तेमाल हो वगैरह वगैरह। अभी तक मुसलसल मिसाइल हमले नजर आ रहे हैं और उसमें अभी थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ये जंग लेकिन बंद नहीं हो सकती, याद रखें, और ना ही ये पूरे बड़े पैमाने पर जा सकती है। बराह रास्त हमले होते रहेंगे, शिद्दत में इनकी बतदरीज कमी भी आएगी, क्योंकि अब जंग का सिर्फ एक महाज नहीं है। ये पहले तो प्रॉक्सीज बना के ईरान, जिस तरह माजी में लेबनान में, शाम में, इराक में, लिबिया में, यमन में, अब वो एक बड़ा मामला उधर से शुरू होगा। दूसरा जो इसराइल कर रहा है वो इंटेलिजेंस कर रहा है, साइबर हमले कर रहा है, और सबसे बढ़कर मीडिया में जो नफसियाती जंग और बयानी है, वो आपको पता है हर जंग में, हर महाज में मामला चलता है। तो इसलिए बहुत सारे अवामिल है। अब ईरान की जो प्रॉक्सीज है कि जंग है लेबनान में, शाम में, इराक में, उसमें अब शिद्दत नजर आने वाली है, क्योंकि इसराइल ने पिछले गुज़िश्ता साल 1.5 साल से उस पर बड़ा कंट्रोल पा लिया था। अब उनकी मुश्किलात में इसलिए इजाफा होगा कि वहाँ लोगों को अंदाजा हो चुका है कि अब देखें कि इसराइल खुद अपने मुंह से गजा में पहली दफ़ा जंगबंदी के लिए रजामंद हो गया है, और उन्होंने इसकी वजह बताई कि इसराइल, क्योंकि हम ईरान में जंग में मुलविस हैं, तो गजा में अब हम फ़लस्तीन पे हमले नहीं करेंगे। और इसराइल तस्लीम कर रहा है कि ईरान के अंदर हुकूमत तब्दील करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। 9 करोड़ की आबादी का मुल्क है जी, यहाँ अवाम हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, वो मान गए, तस्लीम करके हुकूमत तब्दील नहीं कर सकते, ये उनके पास का काम नहीं है। फिर ईरान की फौजी सलाहियत भी इसराइल की मिसकैलकुलेशन नजर आई। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वाकई ईरान के पास हज़ारों मिसाइल मौजूद है जो हमें पता है ख़त्म नहीं होंगे, ये जंग काफ़ी अर्सा चलेगी।
इसराइल ने जो दावा किया ना कि हमने शुरू में जो हासिल करना था कर लिया, वो भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, क्योंकि ना तो रजीम चेंज हुई और ना ही उनकी तमाम ईरानी जो जोहरी तनसीबात थी वो तबाह हुई, ना इक़्तिदार बदला। हाँ, फौजी की आदत में लोग जरूर शहीद हुए, वो बदल गए, उनकी जगह नए लोग आ चुके हैं। ईरान ने अलबत्ता इसराइल के जासूसी नेटवर्क सारा पकड़ लिया है और फांसियाँ भी दी जा रही हैं। अभी पहले जासूस को उन्होंने फांसी दी है, उसके बाद अब इसराइल का जो खुदकार निज़ाम ईरान में लगा था, स्पाइक के नाम से लॉन्चर्स वगैरह थे, 50 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले इंटरनेट की मदद से जो इसराइल में बैठ के चलाने वाले खुफिया ऑपरेशन लाइव वीडियो गाइडेंस है, वो भी उन्होंने पकड़ लिए, रेडार्स भी, लॉन्चर्स भी। तो ये उनकी कामयाबी है कि अब आगे खतरा थोड़ा कम होगा उनके लिए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम मामला जो ईरान के अंदर, आपको पता है कि बड़े अरसे से इन्होंने रज़ा शाह पहलवी के बेटे को वापस लाने के लिए काम शुरू कर दिया था। अमेरिका, इसराइल, बरतानिया यहाँ पे प्रॉक्सी से बाकायदा एक किस्म की शैडो हुकूमत बना के बैठे हुए थे कि हम बड़े आराम से ईरान पे हमला करेंगे, ईरान की पार्लियामेंट को बनाएंगे और मामला खत्म। अब ईरान की पार्लियामेंट इस वक्त अपने राबर पर जोर दे रही है कि एटमी हथियारों की इजाजत दें। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान ने अभी तक एटमी ताकत का ऐलान क्यों नहीं किया या एटमी हमला क्यों नहीं किया। ये आपको समझना बड़ा जरूरी है, गौर से जरा समझिएगा। 20 साल से ईरान का मौकफ है कि इनका जोहरी प्रोग्राम अमन के लिए, पुरअमन अंदाज में ये तवानाई के लिए, बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी है, वो भी ये मानते हैं, दावा करते हैं कि अभी तक कोई जोहरी हथियार वो नहीं ढूंढ सके ना। वो बताओ, कहते हैं बना जरूर सकते हैं। अब यहाँ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei 2003 में एक मजहबी फतवा दे चुके हैं कि जोहरी हथियार इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है। हुकूमत और फौज की जो पॉलिसी बनाएगी उसी बुनियाद पे थी। और जोहरी हथियार उस वक्त इस्तेमाल होते जब आपकी बका का मसला हो या आप खुदकशी की तरफ जा रहे हो। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी उठा के पढ़ें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब हमारी बका खतरे में होगी, जब हमें लगेगा कि हम खत्म होने जा रहे हैं, तो फिर हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। 2003 का ये फतवा था। उस वक्त जोहरी तवानाई की जो कंट्रोल करने का इदारा है उसे भी दिखाया गया। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और इसराइल, अमेरिका ये नहीं मानते, ये कहते हैं जी हम नहीं मानते इस बात को। अब क्योंकि जोहरी तवानाई देखिए इस्लामी बुनियादों पर बड़ी हलाकतों का मासूम शहरियों की जो है वो गैर इस्लामी करार दिया गया है, बेगुनाह लोग उसमें मारे जाते हैं। और इसीलिए हम सब लोग ये सोचते हैं कि ईरान को जोहरी हमला करना चाहिए था, एटमी हमला करना चाहिए था, लेकिन ईरान जानता है इसके तबाह नताइज। अगर पहला हमला ईरान करता है तो इसराइल के पास फिर ये जवाज़ पैदा होगा, और इसराइल के पास गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 200 से ज़्यादा एटमी हथियार है। इसराइल ने अगर इसकी जवाबी कार्रवाई ईरान के तमाम शहरों में कर दी तो फिर ये मामला सिर्फ ईरान तक नहीं रखेगा, वो शाम, लेबनान, इराक, यमन तक ले जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारी बका खत्म हो रही है। उनके पास जवाब होगा और पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, ये सब उनका साथ देंगे। फिर तीसरी आलमी जंग की कैफियत तो बनेगी। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे ममालिक भी इनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि अरब ममालिक को तो पता है कि ताकतवर कौन है, उसका साथ देना है, ये अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पाकिस्तान और भारत भी न्यूट्रल फिर नहीं रह सकेंगे। ईरान की कौमी सलामती के सीनियर रुकन जनरल मोहसिन रज़ाई, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि इसराइल ने अगर ईरान पर पहले एटम बम मारा तो फिर पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम मारने में मजबूर होगा। पता नहीं अब करेंगे कि नहीं, वो तो हम सबको पता है, फिलहाल तो तेल का ही मामला है वो। लेकिन इससे आधी दुनिया से ज़्यादा जो उसका बका का मामला है, एटमी असरात भी हैं। फिर बहरान देखिए, कोरोना के बहरान जो बना था, दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हुई। यहाँ तेल की रसद खत्म होगी, जिसे बहाल होने में पता नहीं कितना वक्त लगे। एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल, गुर्बत, भूख, बेरोजगारी, इक़्तिसादी निज़ाम तबाह, और ये हुकूमतें गिर जाएंगी बड़ी बड़ी, आपको पता है। तो ये कोई आम मामला नहीं है। रवायती जंग में तो देखिए आज तीसरा दिन है, आप सोचें कि सैकड़ों मिसाइल मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। हलाकतें आप सारी इकट्ठी करें तो वो 500-600 से ज़्यादा नहीं बनती। ये अगर एटमी हमला होता तो आप सोच लें क्या हो। अब दुनिया की तारीख आप उठा के देखें, 2 दफ़ा सिर्फ एटमी हमले हुए, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, और दोनों पे आप देखें 4-5 लाख लोग तो उसमें वैसे ही मारे गए। उसके बाद जो नुकसानात हुए वो अलग है, जो आज तक नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने जो जापान पे किया था फौजी ताकत दिखाने के लिए कि जी जापान हथियार क्यों नहीं डालता, हालांकि उस वक्त जापान जो था मेरे ख्याल में सोवियत यूनियन में बुरी तरह फंसा हुआ था, और जो कुछ उसके बाद हुआ बहरहाल अब वो दोबारा नहीं हो सकता। आप देखें कि ईरान अभी भी शहरी आबादी पर जब हमला करते हैं तो इसराइल को बाकायदा वार्निंग देते हैं कि सिविलियन आबादी जो है फौजी तनसीबात उन इलाकों से हट जाए, शहरी आबादियों से दूर रहें। और इसराइल के अंदर ईरान की तरफ से इसीलिए शहरी इलाके भी कम है। डिफेंस सिस्टम उनका आयरन डोम की जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने से जो मिसाइल गिरने शहरी आबादियों पे, वो आपको नुकसान नजर आ रहे हैं। इसराइल का मंसूबा जरा गौर से देखें, वो क्या करते हैं, नस्ल कुशी। मतलब लेबनान के शहर ज़ाइया में उन्होंने जब डॉक्ट्राइन इस्तेमाल की फौजी हिकमत अमली, वही काम वो यहाँ करना चाहते हैं 2006 वाला जो बैरूत में किया। इसराइल का मकसद क्या, अपनी कि अवाम को रजीम के खिलाफ करके बगावत करें और अपनी मर्जी की हुकूमत लगाएं। अब वो चाहते क्या कि आम शहरियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके घर हैं, बिजली घर हैं, सड़कें हैं, उनके बड़ी बड़ी तनसीबात हैं, पानी के आपको पता है मनसूबे, वहाँ करें और कहें जी रजीम ने आपको मरवाया, जैसे फ़लस्तीन में शहरी आबादियों पर हमला किया। और ये कहते हैं जी यहाँ जंगजू सारे आबादियों के साथ रहते। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि पूरी आबादी को आप सजा नहीं दे सकते, गैर कानूनी तरीके से गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आम शहरियों को फौज से इसीलिए अलग करते हैं। लेकिन ईरान में आप देख रहे हैं जितने भी कमांडर्स हैं वो ज़्यादा आम आबादी में आम लोगों के साथ रहते हैं। उनके पास कोई DHA, कोई स्पेशल बैरियर टाउन जैसे घर नहीं थे, ना कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े प्लाट थे या जजीरे थे जहाँ रहते और वहाँ महफूज होते, आयरन डोम बनाते अपना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो आम लोगों में इसलिए रहते। इसीलिए ईरान में शहादतें भी इसराइल से ज़्यादा है। फिर इसराइल के हर शहरी के पास फौजी तरबियत है, वो अपने आप को फौजी समझते हैं। तो अब ये सारा मामला थोड़ा सा इसलिए चेंज है। अब अमेरिका को जो अफगानिस्तान ने जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अब क्या होगी देखिए इस जंग में, ये बड़ा अहम मामला है। ट्रंप ने आने के बाद देखिए 5-6 बड़े तनाज़ात थे। जो यूक्रेन सुलह पे तैयार नहीं था, उसने यूक्रेन से कहा ठीक है नहीं मानते, जाओ पहले लड़ लो रूस से, जब थक जाओगे मुझे बता देना, फिर मैं आके बीच में एंट्री मारूंगा।
हिंदुस्तान मोदी और पाकिस्तान की वो 15 दफ़ा क्रेडिट ले चुके, मैंने जंग बंद करी, मैंने जंग कराई, क्योंकि उसने मोदी को कहा जाओ पहले हमला करो और फिर मैं बीच में आऊँगा। उसे पता नहीं आगे से फैंटी पड़ गई। अब यही मामला उसके साथ ईरान को वो डील पे ला रहा था, इसराइल नहीं मानता, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानती, जाओ पहले ठंडे हो जाओ तुम भी मोदी की तरह। वो भी गए, अब वो ठंडे हो गए हैं, बड़ी हद तक ठंडे हो गए हैं। अब ये चाहते हैं मुज़ाकरात, तो ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि इन जंगी हालात में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ट्रंप उन्हें लाना चाहता है, आपको पता है, टेबल पे कि एटमी मुज़ाकरात करें। अगर ये थोड़ी सी अकल करते, अब जिस तरह पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान के मामले पर ये ऑपरेशन करना चाह रहे थे, ट्रंप ने कहा नहीं पैसे लो, बंदे छुड़ाओ और मामला हल करो, उन्होंने कर लिया, वो जंग नहीं हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान की। अब इसराइल के मामले पर वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रहे, उन्होंने कहा जाओ जरा पहले अपना ये ठंडा कर लो, खारिश अपनी भट्टी करवा लो। वो अब खारिश नहीं भट्टी, ईरान का पलड़ा भारी है, याद रखें। ये इसीलिए एंट्रियां मारी जाए, ईरान जो साफ साफ कह रहा है हमने सीज फायर की तरफ जाना ही नहीं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमने कोई डील नहीं करनी। तो ये अगर इन हालात में आप क्या करेंगे, एटम बम इस्तेमाल करेंगे, ये तो नहीं कर सकते। और रजीम भी वही रह रही है जो रजीम मौजूद है, और तनसीबात भी मौजूद है, एटम बम भी बना लेंगे। तो इसलिए इनके पास सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हालात में इस वक्त देखिए, जो सबसे बड़ा मसला ईरान से बॉर्डर पर तेल बंद हो गया, ये बहुत बड़ा मसला हुआ है। आपको पता नहीं, आप अंदरूनी भत्ता लेना पड़ेगा नहीं, और मौशी हालात है नहीं है, ताजरों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे पैसे। जो लोग कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए पसंद, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नवाज शरीफ मकबूल हो गया है, या इमरान खान गैर मकबूल हो गया है, या SIFC चल पड़ी है, मीशत आ गई है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया है, या वो जो डॉलर जो लाने थे अफगानिस्तान से वो आ गए, या ईरान की जंग में जो सोचा था कि हमें बुला लेंगे वो बुला लिया, मदनियात बेच के हमायत लेनी थी, अभी तक वो भी मामला हल नहीं हुआ, क्रिप्टो करेंसी भी फंसी हुई है, वो भी एक दूसरा SIFC बनेगा। अरब अमारात सऊदीया से मांग के देख लें क्या काम हालात। 3 साल होने वाले हैं, अभी तक IMF के किसके पैसे पूरे नहीं आए। अब ये 3 साल इनके नवंबर में पूरे हो जाएंगे। हुआ क्या, 45% आबादी खत गुर्बत से नीचे, लाखों लोग मुल्क छोड़ के चले गए। भारत ने आज भी पानी बंद किया हुआ है, अदालतें, निज़ाम जो है, हुकूमतें, सब कुछ मफलूज है, आपके सामने नजर आ रहा है सब कुछ। एक ही चीज़ हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी। यहाँ जंग लड़के ईरान ने इतना नहीं जितना पाकिस्तान में हो चुका है। ये बाजवा डॉक्टराइन करते थे, यहाँ तो अपनी डॉक्टराइन नहीं, जहाँ तबाही हुई है, पूरा निज़ाम इस वक्त तबाह किया हुआ है। अब इस ताकत के इक़्तिदार में जाहिर है ये बातचीत से ही मामले हल होते हैं, जैसे ईरान के, तो इधर भी अब यही चीज़ हो रही है। यहाँ के पास देखें, सुहेल शुराई से आज भी अपने कॉलम अपनी शान में कमज़ भी हैं, जिम वालों के निकरों की तारीफ़ करते हैं, शादियों पर जो लोग जाते हैं उनसे सलामियों का पूछते हैं कितने पैसे देने हैं कितने नहीं, मतलब आज भी वही मकबूलियत की कहानियाँ चल रही हैं, कोई कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे इसका। तो अब इनकी बजट की मंजूरी है, पंजाब का बजट है, उस पर मैं अगले 2 व्लॉग्स में सेपरेट बात करूँगा। और PTI ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है बजट पर कि आप वोट ना दें। अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती बजट पे तो हुकूमत खत्म। अब इनकी कुछ रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, आज बिलावल से मुशावरत के बाद ये फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ कर, लेकिन मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी, आपको भी पता है, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, एक ही थाली के छठे बैठे हैं, इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, नहीं क्या जरूरत पड़ी है करें। आज मखसूस नशिस्तों के कब्जे का भी केस है, कब्जा किसको मिलेगा, और सीनियर जजेस जो सीनियरिटी मामला है वो भी है। इमरान खान के 3 केसेस भी हैं, कल खान से मुलाकात भी है। इसमें कुछ अहम चीज़ें, ये सारा इकट्ठा व्लॉग जो आपके सामने रखूँगा। अभी इसमें कोई मुस्तनद जो मेरे पास अभी तक मालूमात नहीं आई, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शायद आ जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।